हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और देखिए, जब भी आपकी लास्ट डेट आती है, क्योंकि आपकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है आपको भी मालूम है, लेकिन जब भी आपकी लास्ट डेट करीब आती है तो उस बीच थोड़ा सा सर्वर डाउन चलता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर साइट खुल ही नहीं रही है, तो साइट स्मूथली वर्क कर रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी सर्वर की समस्या आ जा रही है। आज की बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे बच्चों का फॉर्म ऑनलाइन किया, और जो भी मैं आपको चीज़ें फॉर्म वगैरह ऑनलाइन करता हूँ, इसलिए मैं आपको लाइव तरीके से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ कि जो भी उसमें कन्फ्यूजन होगी, जो भी आपका डाटा करिए कि आपको भरना नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर जो भी डाउट्स होंगे आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। ठीक है, जैसे इस पे आएंगे यहाँ से आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पे इस पे कर लेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे आपको जो पहले यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए, उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कभी कभी साइट की समस्या रहती है, तो थोड़ा सा कभी कभी समय आपको लग सकता है। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आना होता है। ठीक है, यहाँ से 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, मान लीजिए कि आपको फ्रेश फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कुछ आपको, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरे बाय फैक्टेक्सा, तो आपको मिल जाएगा। उसमें पूरी जानकारी दी गई है। इसमें हम केवल कर लीजिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको फ्रेश लॉगिन करना है। अगर आप किसी कोर्स के सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में है, एक बार आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लिया है, तो आपको रिन्यूअल लॉगिन करना है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको क्लिक किया रहना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कहीं साइड में क्लिक कर देना है। अब जो भी आपका होगा, प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 11-12 के लिए, और तीसरा ऑप्शन है कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के BA BSc MA MSc BCom MCom BBA MBA DLED ITI BTC पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीटेक जो भी कोर्स हो गया आपका, मतलब 12 के बाद जितनी भी पढ़ाई होती है सभी के लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन भी वही है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर आप यूपी से हैं तो तीसरा ऑप्शन सभी के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तीसरे ऑप्शन में, ज्यादा जो संख्या होती है बच्चों की वो तीसरे वाले ऑप्शन के लिए ही होती है। उसके बाद से आवेदन का प्रकार यहाँ पे आएगा, रिन्यूअल करने जा रहे हैं यहाँ पे आपको अपना डाटा फिलअप करना है 2022-23 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। वही अगर आप फ्रेश में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आएगा, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए पासवर्ड फिलअप करना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना है, यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, सारे डाटा फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैप्चा अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा ना, एरो वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका कैप्चा कभी कभी नहीं आता है, वेबसाइट में एरर रहती है, या फिर कभी कभी आपका डाटा धीमा चलता है। कभी कभी ये भी समस्या आती है ना कि बच्चों का डाटा धीमा चलता है, या फिर कहिए कि जब भी बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म मोबाइल फोन से फिलअप करते हैं या फिर कहीं भी कराते हैं, तो वहाँ पे कहिए कि डाटा धीमा चलता है, तब भी ये समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए कभी कभी थोड़ा बहुत समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ी बहुत समस्या आती है। यहाँ पे अगर आपने सही से भरा होगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, 2023-24 यहाँ पे नवीनीकरण दिख रहा होगा। ये सारे ऑप्शन आपके क्या है, कह लिए कि अभी ब्लैंक है, यानी कि खाली है, यही ऑप्शन आपका ग्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, और मैं चूंकि आपको शुरू से इसलिए सारी चीज़ बताता हूँ, जितने बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करता हूँ तो सभी का तो वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन जिन बच्चों के लिए कि डाटा वगैरह उनका NPCI से मैप रहता है, बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक रहती है, तो वो डाटा अगर सेंड करते हो तो उनका रिन्यूअल कर देता हूँ या फिर फ्रेश फॉर्म भर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एरो पे आपको कल के पैरेलल लाइन दिख रही होगी, इस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, यहाँ से आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये ऑप्शन पहले मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे, तब आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। लेकिन यहाँ से प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर यहाँ पे डाले, इस वाले ऑप्शन को कंप्लीट करना है, फिर मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना है, फिर NPCI का वेरिफिकेशन करना है, फिर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधन करना है, फिर यहाँ तक यही तक सारे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना है जांच के लिए, कभी कभी प्रिंट करने पे आपका लॉक भी हो सकता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करने में जब भी आप डाटा फिलअप करेंगे सही डाटा फिलअप करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या फिलअप करना है। तो प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यहाँ पे आधार का वेरिफिकेशन, यदि आपका कह लीजिए कि आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार कार्ड का प्रमाणीकरण होगा, तो इसको करने के बाद से आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी समय लगता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी कह लीजिए कि सर्वर की समस्या होती है, कभी कभी साइट बिजी भी चलती है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आपको डिले देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इसको ओपन होने के बाद से थोड़ा सा भी समय लग रहा है। यहाँ पे इसको ओपन होने के बाद से देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा, आपका सारा डाटा रहेगा। यहाँ पे 3 बार आपको मौका मिलेगा। ठीक है, 1-3 दिख रहा है, एक बार ट्राई हो चुका है पहले। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो आपका 0-3 रहता है, और 0-3 ये प्रयास आपको दिख रहा होगा। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ये आपका टिक दिखाएगा।
फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर आधार OTP ऑथेंटिकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था और बार बार कहते आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए समस्या क्या होती है, अभी तो स्टूडेंट्स को कुछ मालूम नहीं चलेगा, फॉर्म भर लेंगे या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो कर लेंगे। जब बाद में कल उनके सामने समस्या आएगी कि मेरा तो पैसा ही नहीं आया, मेरा तो डाटा गलत हो गया है, करेक्शन कराना है सर, स्टेटस कैसे चेक करना है, तब बाद में आप कह लिए कि ढूंढने लगेंगे। जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं वो ढूंढने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक समस्या आएगी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने कि आपके नाम को बदलने का अनुरोध संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, कृपया आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपने नाम के साथ ही पूरी करें। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, यहाँ पे आपको रिसेंट OTP यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OTP फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे एक रिसेंट OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तभी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको फिलअप करना होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। नीचे को आएंगे तो आपको दिख जाएगा OTP हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर इतना इतना इतना, इंटर दी OTP एंड प्रोसीड फॉर OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आपका नाम दिख जाएगा, यहीं पे आपको OTP जो गया होगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक है, उसको फिलअप कर देना होता है। ठीक है, चलिए OTP फिलअप करके फिर मैं वेरीफाई आधार बाई मोबाइल OTP का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए OTP फिलअप हो गया, यहाँ पे वेरीफाई आधार बाई मोबाइल OTP, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब ये वाला जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन का कह लिए कि प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ अब आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। अब क्या हो गया, ये आपका आधार ऑथेंटिकेशन का जो कार्य है वो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको क्या होना है, होम पेज पे फिर से चले आना है। अब देखिए होम पेज पे आने के बाद से यहाँ पे 3 पैनल लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, अब देखिए अभी ट्रिक ये नहीं दिखा रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ तक आप आ जाएंगे नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तब टिक दिखा देगा। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका वेरिफिकेशन कर लिया। अब मोबाइल नंबर का सत्यापन करना है, उसी प्रकार से सेम वही प्रोसेस होता है, मोबाइल नंबर फिर OTP फिर आपका NPCI का सत्यापन होगा। ठीक है, नीचे उसके आगे। अच्छा, बच्चों के सामने कभी कभी ये भी समस्या आती है कि मोबाइल नंबर कौन सा हम यहाँ पे फिलअप करें। ठीक है, तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा और उसका आपने जो रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा, तो यहाँ पे आपका दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर ये वाला कहिए कि ये जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है ना 11वें पॉइंट पर मोबाइल एवं दूरभाष नंबर, यही वाला आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना होता है। ठीक है, वो आपका रजिस्टर, चूँकि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा आधार कार्ड वाले लिंक वाले से ही, तो ये आपको डायरेक्टली यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिलअप करके फिर इस पर टिक करके फिर कैप्चा पे फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ सारे ऑप्शन को फिलअप करके। अब देखिए सारे ऑप्शन फिलअप हो गए हैं। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो आपका OTP चला गया होगा। यहाँ पे कैप्चा अभी लोडिंग ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए साइट अभी यहाँ पे आपको ब्लू टिक दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी समय लग जाता है। ठीक है, ये ओपन होगा तो आपका कैप्चा यहाँ पे आ जाएगा। कैप्चा नहीं आता है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है रिफ्रेश वाले पे। ठीक है, तो OTP जो भी गया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर कैप्चा आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिफ्रेश का, जो एरो टाइप का, उस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका कैप्चा आ जाएगा। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये भी अब ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक समस्या आ रही है, इनवैलिड कैप्चा, शायद कैप्चा गलत हो गया। ठीक है, कैप्चा कभी कभी देखिए यहाँ से लेट से आता है, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है, कैप्चा गलत हो गया, फिर से चलिए एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे OTP डालना है, आपको कैप्चा फिलअप कर देना है और यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है, इसको आपको अपडेट कर देना, अपडेट नहीं करना, ऊपर कर देना, स्लाइड कर देना। अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, ये भी अब आपका ऑप्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपका ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा NPCI सत्यापन, ये भी ऑटोमेटिकली देखिए किसी स्टूडेंट्स में, मैं आपको लाइव करके इसीलिए दिखा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट्स में ये ऑटोमेटिकली कर लीजिए कि आपका अपडेट हो जा रहा है। अपडेट NPCI मतलब अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, कभी कभी तो ये ऑप्शन आपका ओपन ही नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सारी चीज़ें हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, अभी मैंने आपको किया, ये प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, और उसके बाद से यहाँ जब ऑप्शन पे आए तो ये वाला ऑप्शन जो होगा NPCI सत्यापन हेतु, ये ऑटोमेटिकली हो गया। अभी आपका ग्रीन टिक कब होगा, ग्रीन टिक जब इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तब ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एक बार और चलिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कहीं हो सकता है NPCI का ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली। कभी कभी किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका पूरा डाटा सही है, NPCI से बहुत पहले से आप यूज करते हैं बैंक अकाउंट वगैरह, या फिर कह लीजिए और जो NPCI वाले ऑप्शन है उसको बहुत पहले से आपने कराया हुआ है बैंक में, तो ये ऑप्शन, या फिर हो सकता है आपने पिछली बार कराया होगा NPCI वगैरह, तो ये ऑप्शन अगर हो सकता है आपके में ना आए तो आपको घबराना नहीं है। ये नहीं कि हाँ नहीं आ रहा है मेरे में, तो सर इसका वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, ऑटोमेटिक ओपन ही नहीं हो रहा है। जहाँ तक ये आपका ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मोबाइल नंबर का सत्यापन हुआ, ये ऑटोमेटिकली इनका कंप्लीट हो गया, इसलिए कि इनका पिछली बार की बात करें NPCI के थ्रू ही इनका
डाटा पूरा मैनेज हुआ था, ठीक है। मतलब कि एनपीसीआई इनका पहले से ही अटैच था, पहले से ही ऐड था, इसलिए इनको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। आप नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, आप ऑटोमेटिकली आपका जो ऑप्शन है ना ऑटोमेटिकली नीचे नीचे ओपन होते जाएगा, एक एक करके चेक करेंगे ओपन होते जाएगा। जब यहाँ पे कर लेंगे तो अभी ऑप्शन आपके पूरे ट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन पे जैसे एनपीसीआई अगर आपका सत्यापन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें लाइव करके दिखा रहा हूँ। जितने बच्चों का फॉर्म भर रहा हूँ उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मुझे पता चल जा रहा है कि हाँ किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आपको तत्काल जाकर के बैंक में एक बार कह देना है कि हाँ मेरा अपडेट कर दीजिए। या फिर अगर आपका कह लीजिए कि वो कह रहे हैं कि एक्टिव है तो ठीक है, कह दीजिए एक्टिव है, लेकिन फिर मेरा एक बार थंब इंप्रेशन ले लीजिए, फिर से एक बार अपडेट कर दीजिए, इसलिए कि समस्या आ रही है, वो सारी चीज़ आप ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएंगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो 2 दिन में हो जा रहा है, कभी कभी 3 दिन लग जा रहा है, अधिकतर बच्चों का 2 दिन में हो जा रहा है। जितने बच्चों का मैंने कराया था उनका 2 दिन में हो गया, उनका फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है, शैक्षणिक वाले से फिलअप करना होता है। अगर आपके में बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किसी किसी में जैसे मान लीजिए आपको हो सकता है एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, या फिर कहिए ओबीसी हो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उनका डायरेक्टली आधार कार्ड की सहायता से पैसा आ जाएगा, ठीक है। किसी किसी में बैंक का ऑप्शन आएगा, किसी किसी में नहीं आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। फिर यहाँ पे शुल्क संबंधित विवरण भरना है गत वर्ष का, तो चलिए एक एक करके, जैसे शैक्षणिक हो गया, पहले शैक्षणिक वाला हम फिलअप करेंगे, फिर एक एक करके हम देखेंगे सारे ऑप्शन को। अब देखिए जैसे ही आप शैक्षणिक वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम का प्रकार पहले से ही रहेगा, ठीक है, चूंकि आप रिन्यूअल करने आए हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम आपका पहले से रहेगा, फिर आपका यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, ये भी पहले से आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि किस ईयर में है, जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पे 2 और 3 रहेगा, 3 साल का कोर्स है, दूसरे साल में है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो 3 है, ठीक है। पाठ्यक्रम वर्तमान पाठ्यक्रम के मतलब वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन डेट क्या था, और यहाँ से आपको बदलना है, ठीक है। वर्तमान पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में, यानी कि इस साल आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, फाइनल ईयर में है जिस भी ईयर में है, तो 2023 में आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है उसको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का आपको एजेंसी का जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका करिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, आपके कॉलेज से मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो। फिर यूनिवर्सिटी आपके, जैसे इनका बीएचयू यूनिवर्सिटी है, आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे राशन कार्ड और परिवार आईडी का संख्या बना अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आपका छोड़ सकते हैं इसको। फिर कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे टिक करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक एक करके फिलअप कर ले रहा हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं फिलअप कर ले रहा हूँ, फिर आपको बता दूंगा। अब देखिए फाइनली सारे ऑप्शन को फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अभी आपका देखिए ब्लू टिक यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा कभी कभी समय लग रहा है, सर्वर का इशू आ रहा है, तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है, ये आपका अपडेट हो गया। अब बैंक वाले ऑप्शन में चले आना है, फिर शुल्क संबंधित वाले में। अब बैंक वाले ऑप्शन में देखिए आएंगे, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक वाला, तीसरा ऑप्शन, तो बैंक वाले ऑप्शन में आपको अगर बैंक अकाउंट चेंज भी करना होगा, देखिए चेंज का ऑप्शन आता है कि नहीं, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। अब देखिए ये बैंक वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप चाहें तो बैंक अकाउंट अपना चेंज कर सकते हैं। कोई और बैंक अकाउंट पहले वाला ब्लॉक हो गया है, कोई और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी आपको ऐड करना है उसको आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना हो तो इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको उसका जनपद सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ब्रांच का नाम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको सिलेक्ट वगैरह करना, जो भी आपका होगा उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। अगर चेंज करना चाहते हैं तो, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं वही रहने देना चाहते हैं तो उसी कर देंगे। यहाँ पे 5वें ऑप्शन में बस आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट फिर से फिलअप कर लेना है। देखिए छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या दोबारा डाले, फिर से दोबारा डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। बैंक का ऑप्शन अगर आपके में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका आधार कार्ड के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका पैसा चलाएगा। अगर आपके में बैंक का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स में नहीं आएगा, तो ये आएगा नहीं तो आपको घबराना नहीं। चलिए अब सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं अपडेट करके आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, अब इसको आपको अपडेट कर देना है, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका सक्सेसफुली अपडेट, बैंक वाला ऑप्शन भी अब आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है। अब देखिए आपको शुल्क संबंधित वाले ऑप्शन को अब आपको कल के फिलअप करना होता है। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, शुल्क संबंधित वाले में जैसे आप रिन्यूअल करने आ रहे हैं, अगर आपकी फीस वही लगी है तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज से कांटेक्ट जरूर कर लेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर मुझे फीस कुछ और भरना था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया है, कॉलेज से मैंने बात नहीं की, तो चूंकि रिन्यूअल करने आ रहे हैं तो आपका वही फीस लगता है, लगभग समान रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं या फिर रिन्यूअल ही कर रहे हैं, अगर आपका फीस कह लीजिए कि हर बार बदलता है, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में थे, ठीक है, अब सेकेंड ईयर में आप बाहर
बाहर आ गए तो फीस कुछ कम लगती है, उस हिसाब से आपको मैनेज करके कॉलेज से पूछ के आपकी जो फीस की रसीद होती है, अब कुछ बच्चे जो फीस की रसीद होती है उस पर टैक्स वगैरह लगता है 12 रुपये 15 रुपये, या फिर जो चार्ज लगता है गूगल पे फ़ोन पे से करते हैं वो भी यहाँ पे फिलअप कर देते हैं वो, ठीक है। तो आपको सही फीस आपको कल के कॉलेज से संपर्क करके पता करके तब आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे टिक करके यहाँ पे कल के अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर गत वर्ष वाले ऑप्शन पे हम विजिट करते हैं। फाइनली सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। ये मेरे में देखिए कीबोर्ड आ जा रहा है बीच में, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप जिस भी डिवाइस से या फिर जिस भी सिस्टम से कर रहे होंगे आपके में अलग अलग तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गत वर्ष में आपको क्या भरना होता है, बहुत ही नॉर्मल सा होता है। गत वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं भरना होता है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए दोनों सेमेस्टर का। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तभी आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। अगर आपकी डेट स्कॉलरशिप के आगे तक है तो, अगर मान लीजिए कि डेट समाप्त हो रही है, आपका रिजल्ट एक सेमेस्टर का आ गया है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है, तो इस केस में आप रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये पास है, ठीक है, आपके रिजल्ट पे जो भी स्थिति होगी, अगर आप पास होंगे तो पास लिखना है, अगर आपकी बैक लगी होगी तो प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करना है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर चूज करना है, या फिर अगर आपका कहिए कि जो पहले होता था कि कोविड के चलते बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता था, कोई मार्क्स नहीं दिया जाता था, तो इस केस में चौथा ऑप्शन चूज करना होता है। चूंकि ये पास है तो ये पास सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है कि सेमेस्टर प्रणाली है। वार्षिक क्या होता है, जैसे आपका साल में केवल बोर्ड का एक ही एग्जाम होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 12th की बात करें या फिर 11th की बात करें, अब चूंकि हर एक चीज़ सेमेस्टर वाइज हो गया है। अगर 12th की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, 10th 12th सारी चीज़ सेमेस्टर हो गए हैं। लेकिन पहले क्या चलता था, वार्षिक चलता था। तो आपका जो भी होगा प्रणाली परीक्षा प्रणाली उसको चूज करना है। क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज ज़्यादा चल रहा है तो सेमेस्टर प्रणाली, जैसे कि मैं जिनका भरा उनका सेमेस्टर प्रणाली है। आपका जो रिजल्ट आता होगा, जैसे नॉर्मल जो रिजल्ट आता है, एक आता है कि SGPA या फिर CGPA फॉर्म में आता है, एक आता है नॉर्मल फॉर्म में मतलब नॉर्मल में जैसे कि 500 में आप 300 पा गए, 600 में 400 पा गए, जितना भी पा गए, ये नॉर्मल होता है। एक होता है क्रेडिट बेस्ड पे, यानी कि CGPA SGPM करके आता है। तो जो भी आपका होगा उसको चूज कर लेना है। अगर आपका मान लीजिए कि अगर आप सेमेस्टर चूज कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अगर आप सेमेस्टर चूज कर रहे हैं, सेमेस्टर प्रणाली, तो यहाँ पे तीसरे वाले में आपको CGPA चूज करना है, SGPA में नहीं होता है आपका, ठीक है। SGPA में सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर का SGPA बनता है, और ओवरऑल चूंकि आप यहाँ पे जो आपको रिजल्ट फिल करना होता है डाटा, वो ओवरऑल फिल करना होता है, तो यहाँ पे आपको CGPA प्रणाली चूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद से गत वर्ष का प्राप्तांक यहाँ पे चूज करना होता है, कितने में कितना आपने पाया था। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या भरा है, CGPA प्रणाली भरा है, तो ये आपका जो यहाँ पे CGPA में आपका रहेगा, टोटल आपके रिजल्ट पे लिखा होगा। अगर मान लीजिए कि टोटल आपके रिजल्ट पे नहीं लिखा है तो एक सेमेस्टर का तो लिखा ही होगा, तो उन दोनों सेमेस्टर वालों को ऐड करके, जैसे मान लीजिए कि एक में 7 है, या फिर मान लीजिए कि एक में 6.5 है और एक में 6.5 है, ठीक है। तो 6 से 12 और आधा आधा एक हो गया, 13 हो गया आपका। अब 13/2 कर देना है, ठीक है। 13/2 करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 आएगा, मतलब कि उतना ही आएगा आपका जितना भी हो। मान लीजिए कि एक सेमेस्टर का आपका 7.5 है, एक सेमेस्टर का 8.5 हो, उसको ऐड कर लेना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। जितना टोटल आएगा इतना आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से गत वर्ष का प्राप्तांक में आपको कितना भरना है, हमेशा आपको 10 भरना है, ठीक है। अगर आप CGPA प्रणाली चूज कर रहे हैं तो प्राप्तांक में हमेशा आपको 10 भरना है, और पूर्णांक में आपको दोनों सेमेस्टर का कहिए कि CGPA जो होता है उसको ऐड करके और उसका एक तरीके से एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लेना है, तो वो आपका CGPA वाले गत वर्ष का प्राप्तांक में आ जाएगा। 7.5 हो, 7.2 हो, 8.5 हो, जो भी हो। और उसके बाद इसमें गत वर्ष के आपको प्राप्तांक में 10 भरना है। फिर जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आपका कैच कर लेगा, यहाँ से ले लेगा। फिर कॉलेज का नाम यहाँ पे देख लेना, आपको कॉलेज का नाम आपका सही है या फिर नहीं। फिर कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे कह लीजिए कि आपको इस पर टिक करके और फिर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली इनकी सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। इनका गत वर्ष का प्राप्तांक कितना है, 8.06 CGPA है, और गत वर्ष का पूर्णांक कितना है, 10 रहेगा। ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। फिर आपका शिक्षा संस्थान का नाम रहेगा, कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे टिक कर देना होता है आपको, और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन से आपको अपडेट कर देना होता है। अब आपका फॉर्म कहिए कि फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें कहिए कि कुछ नहीं करना होता है, मतलब कि फॉर्म में कुछ नहीं करना होता है। हाँ, जाँच हेतु आवेदन प्रिंट पे जब आप जाएंगे तो उसमें आपको एक विशेष ख्याल रखना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत समय लगता है, सर्वर की समस्या, सर्वर की इशू रहती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। कभी कभी थोड़ा बहुत, मैंने आपको कई बार बताया कि कभी कभी थोड़ा बहुत समय लगे तो आपको घबराना नहीं है। सर्वर की इशू रहती है, समस्या रहती है, या फिर नेटवर्क आपके में नहीं होगा तो इस तरीके की समस्या आती है, ठीक है। सक्सेसफुली अपडेटेड, अब आपके सारे ऑप्शन क्या हो गए, सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो गई। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको होम पेज पे चले आना होता है, ठीक है। अब देखिए होम पेज पे जाएंगे तो शुरू में आपने क्या देखा, केवल एक ऑप्शन उनका रजिस्ट्रेशन का टिक था, ग्रीन टिक था। अब उनके कहिए कि सारे ऑप्शन ग्रीन टिक हो जाएंगे।
यहाँ पे तो 3 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इससे अभी मतलब नहीं होता है, जब आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे तो ये सारे आपके हो जाएंगे, जब लॉक करेंगे तो यहाँ तक ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ आइए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा रजिस्ट्रेशन प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, एनपीसीआई सत्यापन हेतु। देखिए एनपीसीआई इसमें इनका क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इनके एनपीसीआई में कुछ नहीं करना था, इनका पिछली बार भी एनपीसीआई हुआ था, यानी कि पिछली बार से ही इनका एनपीसीआई से मैप था बैंक अकाउंट। तो ऑटोमेटिक जब आधार इनका ऑथेंटिकेशन हुआ तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हो गया, ये इनको करना ही नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का किया यहाँ पे, तो जिनका पहले से एनपीसीआई ऐड था वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था, कुछ करना ही नहीं था। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे भाई मैंने किया ही नहीं तो मेरा हो कैसे गया ये वाला ऑप्शन। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। अगर आपका ऑटोमेटिक हो जा रहा है इसका मतलब कि आपका बहुत पहले से ऐड है। हो सकता है पिछली बार एनपीसीआई के बेस्ट पे ही आपका पैसा वगैरह आया होगा स्कॉलरशिप का, ठीक है। और रिन्यूअल वाले बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि पिछली बार आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार आपको फिर से मिलान कर लेना है। अब देखिए जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे मैं अभी चूंकि इसलिए नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे करके ये सारे ऑप्शन सट्रिक कर मतलब कि ग्रीन कर देते, तो अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जिनका फॉर्म है मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का डेली बाय डेली में भरता हूँ, तो बच्चों को पहले दिखा देता हूँ कि एक बार आप अपने स्तर से चेक कर लीजिए कि जो भी डाटा भरा गया है। अब पता चले कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे जाएँ तो कभी कभी लॉक हो जाए। अब हमेशा तो लॉक नहीं होता है, कभी कभी बाई चांस सर्वर की इशू रहती है, या फिर लगभग 15 दिन पहले की बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों का लॉक हो गया था। अब पता चले कुछ डाटा गलत हो, उनको लगे कि हाँ ये तो गलत भर दिया गया है और लॉक कर दिया जाए, पता चले कि फिर से उसका करेक्शन कराना पड़ेगा आगे चल के। तो करेक्शन की नौबत ना आए, अगर करेक्शन की नौबत आती है तो आपका पैसा लेट से आएगा, फंड में पैसा बचेगा तब आएगा। तो पहले मैं उनको फॉर्म वगैरह दिखा देता हूँ। अब इसमें कुछ नहीं करना होता, अब सारी चीज़ें भर दी गई हैं। आप यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करिए। अब चूँकि चाहूँ तो मैं अभी प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, पहले उनको एक बार दे दूँगा फॉर्म। जिनका है वो अपने स्तर से देख लेंगे। काफ़ी सारे बच्चों का मैं डेली भरता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि जिन बच्चों के सामने कुछ समस्या वगैरह आ रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अब समस्या का मतलब ये नहीं कि आपका एनपीसीआई ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप बैंक अकाउंट में दौड़ धूप नहीं करेंगे, वहाँ से अपडेट वगैरह नहीं कराएंगे, अगर एक्टिव भी है फिर से आपको अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, फिर नीचे थोड़ा सा मैं रोटेट करके आपको दिखा दूँ। नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से कि आप लॉक कर दीजिए, उसके 3 दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी। और जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, आपके ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगा होगा। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।